Hello everyone, I am back with the second lecture of our chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. In the previous lecture, we have already discussed what is the green movement and what is the chapter about, and this is actually an article and what is it about, ये किस चीज़ के बारे में है ये आर्टिकल, और ग्रीन मूवमेंट क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया. एंड we have already discussed where the green movement was started and how this green movement has tried to change the you can say perception of the human race, entire human race, पूरी मनुष्य जाति का किस तरीके से परसेप्शन यानी नज़रिया चेंज करने का कोशिश किया है इस ग्रीन मूवमेंट ने या कर दिया है, ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में. ग्रीन मूवमेंट क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. सो विल मूव फर्दर इन द चैप्टर. Okay, the Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. Very important line, बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो ग्रीन मूवमेंट है इसके जब ये सामने आया, जब ये शुरुआत हुई इसके बाद इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इंसान जिससे वंचित था, परे था, जो उसको समझ में नहीं आ रही थी या जिसका उसको इल्म भी नहीं था, जिसका कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हम लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था ह्यूमन रेस को. वो सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ हुई. क्या क्या चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ह्यूमन बीइंग जो अर्थ जो है उसने कुछ ऐसे साइन इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चिन्ह साइन शो करना शुरू कर दिया है कि उसका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है. जैसे सपोज़ एक पेशेंट जिसको कैंसर है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके आपको कैसे समझ में आएगा कि उसको कैंसर है? कुछ ना कुछ तो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे उसकी बॉडी में, ठीक है. तब आप उसको लेकर के जाओगे डॉक्टर के पास, है ना, कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, खराबी आ रही है, ठीक है, तो उसके स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ रही है. तो उसी तरीके से अर्थ के स्वास्थ्य में खराबी आ रही है. ये बात भी हम लोग अर्थ ने कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ना शुरू कर दिए थे, ठीक है. अर्थ में डेली डिस्ट्रक्शन होना, कहीं अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दिया था कि जोशीनाथ में सडनली लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, धरती फट रही है. तो ये सब किस चीज़ का साइन है? ये अचानक नहीं हो रहा है, ये अचानक नहीं है कि कल तक सब हम लोग ऐसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, सब कुछ था, बहुत अच्छा था, सही चल रहा था और अचानक से धरती फट गई. कभी कभार ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऐसा होना या एक के बाद एक डिज़ास्टर का सामने आना, कुछ ना कुछ ऐसा प्रलय जैसा कुछ आना, ये विनाश का कारण, ये क्यों? ये सिम्टम्स है कि अर्थ का जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रहा है, अर्थ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और ये चिन्ह अर्थ ने दिखाना शुरू कर दिया था. उसके बाद जाकर के वी हैव रियलाइज्ड, तब जाकर के हम लोग को ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ, इस बात की का एहसास हुआ कि हमारा कुछ एथिकल ऑब्लिगेशन है. एथिकल ऑब्लिगेशन मीन्स कि हमारा कुछ नैतिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है हमारा कुछ, कि हम लोग अर्थ को टू बी गुड स्टेवर्ड्स, कि हम लोग एक अच्छे नागरिक बने. स्टेवर्ड्स कौन है? हम लोग अर्थ पे, हमारा ये अर्थ हमारा नहीं है, ये हम लोग को भाड़े पे मिला है, समझो ये रेंटेड है, हम लोगों ने इसको बोरो किया है, हम लोग इसको महज इस पे रह रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी की जागीर नहीं है. एक इंसान भले ही अर्थ का पूरा समझो 80% ज़मीन खरीद लेता है, मान लो कि इतना अमीर है कि अर्थ का 80% ज़मीन वो खरीद लिया, लैंड, ठीक है. वो उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, वो चला जाएगा, लैंड यहीं रह जाएगा, ठीक है.
खरीदा भले ही उसने, लेकिन लैंड यहीं रह जाएगा, वो उसको लेकर के अपने साथ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जाएगा तो 80% लैंड उसके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अर्थ यहीं रह जाएगा, उसका लैंड, प्रॉपर्टी, ज़मीन सब यहीं रह जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भले हमने पैसे लगा दिए, खरीद लिया उस चीज़ को, वो हमारा सेटिस्फैक्शन है कि हमने उसको खरीद लिया, वो हमारे साथ जाएगा नहीं। जिस चीज़ को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते वो आपका कैसे हुआ, ये बात को इंसान को समझने में देरी हो रही थी। ये ग्रीन मूवमेंट आकर के इसको ये समझाया कि हम लोग यहाँ स्टेवर्ड्स हैं। स्टेवर्ड्स का मतलब है हम लोग यहाँ परिचारक हैं, हम लोग यहाँ बस रह रहे हैं, हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। ये अर्थ हम लोग को रहने के लिए दिया गया है और हम लोग को इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हम लोग इसके परिचारक हैं, इसके बदले में हम लोग को इसकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, हमारा नैतिक दायित्व है हमारा, ठीक है। और टू द लेगेसी स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ के का देखभाल करने का जिम्मा दिया गया, उसको ट्रस्टी बोलते हैं। जैसे एक स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, तो उसका वो ज़मीन या कुछ जो ज़मीन प्रॉपर्टी होती है वो किसी और की होती है, उसका देखभाल कोई और करता है, तो ट्रस्टी कोई और होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्थ का मालिक कोई और है, हम लोग नहीं हैं। गॉड है, नेचर जो है, ठीक है, अर्थ या अर्थ खुद ही उसका मालिक है, हम लोग उसके ट्रस्टीज़ हैं। हम लोग को जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक हम लोग को उसकी देखभाल करनी है। और ये लेगेसी, ये इसको क्या करना है? आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इस परंपरा को, लेगेसी मतलब परंपरा, इसको हम लोग को फ्यूचर जनरेशन में आगे बढ़ाना है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग को इसको आगे बढ़ाते जाना है, इस परंपरा को, कि हमारे आने वाला जनरेशन भी जो होगा उसमें रहेगा, उसकी देखभाल करेगा और उसको एज इट इज़ छोड़ देगा। अब एक घर में आप रेंट करके रहते हो, ठीक है, आप उसको पैसे देते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको पैसे दे रहे हो तो घर को पूरा तहस नहस कर देते हो, नहीं। वो आपको पहले से ही हिदायत दे देता है, 10 तरह की बातें बोलता है, पेंट नहीं ख़राब होना चाहिए, दीवार पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, घर से निकलिएगा तो पेंट करा के निकलिएगा, नल ख़राब नहीं होना चाहिए, बल्ब ख़राब नहीं होना चाहिए, फ़ैन ख़राब नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो बाकायदा लोग पेपर्स रेडी करवाते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो हम लोग उसके स्टेवर्ड्स हैं, ठीक है, स्टेवर्ड एंड स्टेवर्डेस, हम लोग उसके परिचारक हैं, हम लोग उसके ट्रस्टीज़ हैं। हम लोग बदले में उसकी क्या करते हैं? लुक आफ्टर करते हैं। हम लोग का उस पर हक नहीं हो जाता है। और इंसान क्या हुआ ना कि इंसान को जो सबसे सुपीरियर बना दिया गया ऑफ ऑल द स्पीशीज़, जितनी भी जनजातियाँ थी, फ्लोरा फौना, सब में क्या किया गया? इंसान को सबसे ज़्यादा, क्योंकि चलने का, फिरने का, बोलने का, हर चीज़ का यू कैन से एडवांटेज किसको मिला? ह्यूमन को मिल गया। तो इसलिए इंसान, ह्यूमन क्या समझने लगा? अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लगा, ठीक है। तो ये जो भगवान का जो क्रिएशन है ह्यूमन, वो उसमें क्या आ गया? घमंड आ गया, एरोगेंस आ गया, और वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगा कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब जो जो चीज़ें भगवान ने बनाई थी उस चीज़ को अब इंसान भी बनाने लगा है। तो ही इज़ प्लेइंग गॉड। ह्यूमन्स आर सम हाउ प्लेइंग गॉड। हम लोग क्या कर रहे हैं? एज अ गॉड अपने आप को प्ले कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, उसके किरदार को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जो चीज़ भगवान बना सकता है वो चीज़ को हम लोग भी बना सकते हैं अब, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड IQs और साइंस, सब चीज़ लगा करके। तो इतने सुपीरियर हो गए हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भूल गए हैं कि हैं तो हम लोग इसी अर्थ के, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग सब यहीं रह जाएगा और हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन कम से कम तब तक आने वाला जनरेशन वो कौन होगा? हमारा ही तो होगा। हाँ, तो अभी जो बच्चे हैं, एक माँ बाप अभी जो अपने बच्चा है उसके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ जो अच्छी से अच्छी हो वो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या जो आने वाला जनरेशन होगा वो हमारे बच्चे नहीं होंगे? वो हमारा खून नहीं होगा या वो हमारा रिलेटिव नहीं होगा? होगा, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन देखो उसके लिए हम लोग कैसा प्लानट छोड़ करके जा रहे हैं? पोल्यूटेड, जहाँ बेचारा आने से पहले सांस नहीं ले पाएगा। सांस लेगा तो 10 तरह की बीमारियाँ उसकी बॉडी में होंगी। शायद मैं अपने आने वाले 4th जनरेशन की बात कर रही हूँ या अगले ही जनरेशन की बात कर रही हूँ,
ठीक है, शायद मेरे बच्चे के जो बच्चे होंगे वो उनको पता ही नहीं होगा कि पेड़ पौधा जैसा भी कोई चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग ही तो वैसा टाइम क्रिएट कर रहे हैं ना। ये चीज़ हम लोग सब जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ ही से ऑक्सीजन मिलता है, एकमात्र सोर्स है, लेकिन ये सब चीज़ सब कुछ जानते हुए भी हम लोग टेक्नोलॉजी और साइंस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हो सकता है इंसान इस फिराक में है कि पेड़ नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना लेंगे। और तो क्या एक सिलेंडर लेकर के घूमेगा सब कोई सांस लेने के लिए? ये सोचो, हो सकता है कि आगे वाला जनरेशन ऐसा ही उसको करना पड़े, वो मजबूर हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली सांस भी ना ले पाए, किसी चीज़ पे उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सांस लेने के लिए। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें इंसान को सोचने पे, पिक्चर करने के पे ग्रीन मूवमेंट मजबूर कर दिया। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Very important word. Sustainable development. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये पॉपुलर हुआ कब? 1987 में पॉपुलर हुआ। और किसने पॉपुलर किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा करके। मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें डेवलपमेंट करो, ठीक है, लेकिन अभी के चीज़ों को इस तरीके से अभी जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कम्प्लीटली एग्जॉस्ट ख़त्म ना हो जाए, उसको बचा के फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में ध्यान में रखते हुए उसको यूटिलाइज़ करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचाना है, साथ साथ जमा भी करना है। यानी कि अगर अभी पेड़ ख़त्म कर रहे हो तो उसको पेड़ लगाना भी है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे। ये नहीं कि जो रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, वो ठीक है, विंड ख़त्म नहीं होगा, सन सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन पोल्यूटेड तो कर रहे हैं ना हम लोग उसको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस इतना बोलता है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ करना है और बचा के करना है। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, अपने रिपोर्ट में इस आइडिया को कैसे डिफाइन किया गया? डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो अभी प्रेजेंट जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को तो पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड्स। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो क्षमता है उसको इस्तेमाल करने की, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसमें कोई अड़ंगा ना डाले, ठीक है। ये नहीं कि उनके पास कुछ बचे ही ना यूज़ करने को, हम लोग कोई नहीं हैं उन लोगों से उन लोग का हक छीन लेने वाले। जितना अर्थ हमारा है अर्थ उतना उनका भी है, तो हम लोग चौधरी बन करके सारी चीज़ों पे कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, नहीं, ठीक है। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, ये नहीं कि इस अभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरीके से निचोड़ लें, पूरी तरीके से ख़त्म कर दें सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन का है, देखो कोई भी चीज़ होती है ना तो एक लिमिट में यूज़ करने के लिए दी जाती है किसी को भी, ठीक है। ये नहीं कि सामने वो रखा हुआ है, सपोज इतना चावल रखा हुआ है आपके लिए, इतना चावल रखा हुआ है किसी के लिए जो आकर के खाने वाला है, तो आपका नीड है कि आप इतना है इतना ही खाओगे आप, ठीक है। आप उसके वाले को नहीं हाथ लगा सकते हो, भले वो आपके सामने रखा हुआ है, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको खा लो। आपकी ज़रूरत इतनी, आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ इतना रखा है और आपको उतना ही खाना है। ये बात ह्यूमन काइंड भूल गया है, ये बात हम लोग भूल गए हैं और हम लोग इतना तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इतने को भी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है।
तो यही बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों को सिखाता है। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज where the notice reads the world most dangerous animal। ये जो बात जब मैंने पढ़ी, जब मैं क्लास 11th में थी, जब मैंने ये पढ़ी थी, ये I just love this line। मैं भी हूँ इसमें, the most dangerous animal, ठीक है, इसमें मैं भी आती हूँ क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ। तो लुसाका ज़ाम्बिया एक जगह है, वहाँ पे एक ज़ू है, चिड़ियाघर, वहाँ पे एक पिंजरा है, ठीक है। उस पिंजरे में ये लिखा हुआ है, कोट किया हुआ है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल, लेकिन वो पिंजरा खाली है और अंदर एक आईना लगा हुआ है, यानी कि वहाँ जाएगा कौन घूमने के लिए? ह्यूमन जाएंगे। और जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे द मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो उस आईने में हम लोग को अपनी शक्ल नज़र आएगी। और सोचो कितना बड़ा लांछन, नहीं, यू कैन नॉट से लांछन, यू कैन से कितना बड़ा एक्यूजेशन है ये। एक्यूजेशन भी नहीं बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हमने की हैं उसके लिए हम लोग को ब्लेम किया जा रहा है, हम लोग कल्प्रिट हैं, कितने बड़े गुनहगार हैं हम लोग, ठीक है। अक्यूज़ नहीं किया जा रहा है। अक्यूज़ तब होता है जब इंसान नहीं करता और फिर उस पर वो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो वो अक्यूजेशन होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग हैं ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक स्टेप में, अगर हम लोग सांस भी लेते हैं तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से अर्थ को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हर एक सेकंड में हर एक चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोगों को एक तरीके से क्या कर रहा है? हम लोग डेट में हैं। डेट का मतलब होता है कर्ज में है। अगर अर्थ हम लोग को नहीं देता तो जो चीज़ हम लोग, हर एक चीज़ जो इस्तेमाल करें वो हमारे पास नहीं होती, और इस्तेमाल तो कर ही रहे, साथ साथ उसको नष्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोग कितने अनग्रेटफुल हैं, कितने ज़्यादा हम लोग में कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम लोग में कोई हम लोग उसके लिए थैंकफुल भी नहीं है, ठीक है, कि शुक्रगुजार भी नहीं है। एक तो यूज़ भी कर रहे हैं, ऊपर से उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। तो वो था ना आस्तीन का सांप, या यू कैन से जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो ये सब हम लोग पे सूट करता है, ठीक है। तो लुसाका में एक केज है, एक पिंजरा है, जहाँ पे वो पिंजरा खाली रहता है और उसमें ये लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। सॉरी, ये तो मैं भूल ही गई। वर्ल्ड्स, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन? तो इंसान। और अंदर में एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। अंदर कोई मिरर नहीं है, बस एक मिरर है जहाँ पे आप अपने खुद को देख सकते हो। थैंक्स टू द अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और सही भी है, एक तरीके से थैंकफुल होना चाहिए इंसान को कि कम से कम उतने समय तक तो नहीं, लेकिन अब तो कम से कम इस बात के लिए जागरूक किया गया इंसान को, इस मूवमेंट के वजह से ही सही, लेकिन इंसान को जागरूक तो किया गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे डाली गई, या ये जागरूकता हम लोग को दिखाई गई कि हम लोग क्या हैं। एक आईना हम लोग को दिखाया तो गया। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। और ग्रीन मूवमेंट के आने के बाद क्या हुआ ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक हम लोग का जो एक नज़रिया था ना वो ये था, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात, कि हम लोग का क्या नज़रिया था कि ह्यूमन बीइंग बहुत एरोगेंट था, कि हम लोग से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो ये ग्रीन मूवमेंट आने के बाद ये नज़रिया को शिफ्ट किया कि हम लोग डोमिनेशन थे, पहले हम लोग हर चीज़ के ऊपर भारी थे, ठीक है। ह्यूमन जो था हर एक स्पीशीज़ के ऊपर क्या था? भारी था। ह्यूमन कोई ऐसा कोई स्पीशीज़ नहीं था ना जिसको पकड़ सकता था, ना जिसको मार सकता था, ना जिसको ख़त्म कर सकता था, सब के ऊपर ह्यूमन भारी था। डायनासोर तक, जुरासिक पार्क में आपने देख लिया होगा कि डायनासोर को मार दिया है ह्यूमन बीइंग ने। तो सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? ह्यूमन बीइंग हुए, ठीक है। तो हम लोग सबसे डोमिनेंट थे, सब पे भारी थे हम लोग, ठीक है। तो ये नज़रिया था और इस बात का बहुत प्राउड भी था इस मूवमेंट के पहले इंसान में, ठीक है, बहुत एरोगेंस था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये मूवमेंट आने के बाद हमारा जो नज़रिया था वो क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। ये जो सिस्टम था वो शिफ्ट हुआ, डोमिनेंस से बना क्या हुआ? पार्टनरशिप। कि नहीं, हम लोग डोमिनेंट नहीं हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं।
हम लोग शेयर कर रहे हैं इस धरती को। हम लोग हर एक छोटे छोटे चीज़ों के साथ, छोटे छोटे स्पीशीज़ के साथ, मछली, चींटी, सांप, बिच्छू, शेर, हर एक स्पीशीज़ के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? शेयर कर रहे हैं इस धरती को। ये पार्टनरशिप में रह रहे हैं हम लोग, ये कोई हमारे अकेले का नहीं है। पहले हम लोग को लगता था कि बस हम ही लोग हैं और हम लोग ये लोग को रहने दे रहे हैं। घर में घुसता था सांप तो मार देते थे। अरे वो घर में क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने उसके रहने का जगह छीन लिया। ठीक है, शेर घूम रहा है कहीं सड़क पे तो उसको इंसान मार देता था, हंटिंग कर लेता था। हर एक चीज़ में ह्यूमन हर जगह डोमिनेशन दिखाया है कि हम लोग हर जगह डोमिनेंट है। ठीक है, तो हर जगह। और अब जा कर के ग्रीन मूवमेंट के बाद ये क्या हुआ कि रियलाइजेशन आई ह्यूमन में कि नहीं, हम लोग पार्टनर्स हैं। जैसे जितना उन लोग का है ये अर्थ, उतना ही हम लोग का भी है। उन लोग को जो रहने की जगह है वो उनकी अपनी है, जो हमारे रहने की जगह है वो हमारी है। ठीक है, जितना वो लोग का शेयर है उतना ही हमारा भी हिस्सा है। जब वो लोग चले जाएंगे हम लोग भी तब चले जाएंगे। हमारा भी एक समय है जब हम चले जाएंगे, उनका भी एक समय है तब वो चले जाएंगे, अर्थ वहीं रह जाएगा। तो ये पार्टनरशिप पे चल रहा है। तो ये जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ डोमिनेंस से पार्टनरशिप में। ठीक है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million over other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अच्छा लिसन, साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया। कैटलॉग का मतलब होता है किसी चीज़ का लिस्ट बनाना, सूची बनाना। कैटलॉग्ड, ठीक है। कैटलॉग का मतलब होता है सूची तैयार करना, किसी चीज़ का लिस्ट तैयार करना। तो साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जो लोग बायोलॉजी और जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप क्लास 10th में या 9th में भी आप पढ़ोगे स्पीशीज़ और सबका साइंटिफिक नेम ये सब, तब पता चलेगा कि कितने सारे स्पीशीज़ होते हैं। उसमें भी सारे को नहीं पढ़ना है आप, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, या आगे अगर जिनका सब्जेक्ट होगा बायो वो लोग अभी भी पढ़ेंगे। तो कैटलॉग का मतलब उन्होंने जब जितने साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं वो लोग जब स्पीशीज़ को ढूंढते थे, लिखते थे, तो उनका एक सूची बनाते गए। तो अभी तक वो लोग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ का एक लिस्ट तैयार कर पाए हैं। उनके हिसाब से अभी 1.4 मिलियन स्पीशीज़ है जिनको वो लोग जान पाए हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, इतने को वो लोग जान पाए हैं। ठीक है, विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ हम लोग सिर्फ एक स्पीशीज़ है, एक समझो, है ना। ह्यूमन, मेल फीमेल सब एक ही में आता है ह्यूमन में। और जो लिविंग बींग्स हैं वो लोग 1.4 मिलियन है। ठीक है, उतने को सिर्फ अभी पहचाना गया जिसके साथ हम लोग अभी अर्थ को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। एस्टिमेट्स वैरी, एस्टिमेट जो है वो हर साल वैरी होता है, जितने और मिलते जाते हैं उनका नाम लिखाता जाता है। जिनके बारे में पढ़ाई हो जाती है, जिनको अच्छे से स्टडी कर लिया जाता है, जिनके बारे में सारा स्किल सब कुछ पता चल जाता है, उनको फिर लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उनके हिसाब से, बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, ये जो 1.4 मिलियन है वो सिर्फ 10वां हिस्सा है। ठीक है, 10वां हिस्सा है, 3 to 100 मिलियन। ठीक है, अबाउट 3 to 100 मिलियन मतलब कि एक 100 मिलियन का तीसरा हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा है वो। मिलियंस, 100 मिलियन का वो एक तिहाई हिस्सा है। मतलब सोचो आप कितने सारे स्पीशीज़ हैं, और उसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा अभी तक जो बायोलॉजिस्ट हैं वो लोग उसको पढ़ पाए हैं, खोज पाए हैं, उसके बारे में जान पाए हैं, और कई ऐसे बाकी हैं अभी जानना। ठीक है, तो अभी सोचो कि एक्सप्लोर करना कितना बाकी है, और कितने ही ऐसे स्पीशीज़ के साथ हम लोग अपने अर्थ को शेयर कर रहे हैं। तो और कितने ही ख़त्म हो गए, कितने सारे ऐसे एक्सटिंक्ट हो गए, कितने एंडेंजर्ड हैं, है ना। तो कितने सारे ख़त्म हो गए। तो हम लोग इतने सारों के साथ क्या कर रहे हैं, अर्थ को शेयर करते आए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एंड अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब है जो वीक हैं
जिन लोग के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं, यानी वो लोग अभी भी उन लोग के बारे में जान नहीं पाए हैं। अननेम्ड, जिनको नाम नहीं मिला है, जिनका कोई नाम नहीं है। और लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, ग्रो वीक, या अपने टैलेंट को खो देना, एबिलिटी को खो देना, वीक पड़ जाना। ठीक है। और ये है मीनियस, इग्नोमीनियस डार्कनेस, ये का वर्ड है आपके बुक में, इग्नोमीनियस डार्कनेस का मतलब होता है कि डिसअग्री करना किसी चीज़ पे। जैसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि अंधेरे में हैं अभी, जिन लोग हैं तो, लेकिन उन लोग के बारे में पढ़ा नहीं गया, उन लोग के बारे में लिखा नहीं गया, उन लोग को कोई ढूंढ नहीं पाया है, उन लोग के बारे में खोज नहीं कर पाए हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। क्योंकि देखो अर्थ का अलग अलग डोमेन्स है जहाँ पे रह रहे हैं ये सारे स्पीशीज़। जैसे गैलेक्सी है, ठीक है, तो बहुत सारे कुछ गैलेक्सीज़ को अभी तक पढ़ा गया, उनके बारे में स्टडी की गई है, जितने को जान पाए हैं। और साइंटिस्ट का कहना है कि बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज़ और भी हैं जिनका नामो निशान है, ये पता है, लेकिन ना उनको नाम मिला है, ना उनके बारे में कोई पढ़ पाया है अभी तक, ना वहाँ तक कोई पहुँच पाया है। उसी तरीके से ये क्या है, इग्नोमीनियस डार्कनेस में है। मतलब एक ऐसे जगह हैं ये लोग, एक ऐसे अंधेरे में है जहाँ तक कोई पहुँच अभी तक नहीं पाया, लेकिन ऐसी ये स्पीशीज़ हैं, ऐसी प्रजातियाँ और भी हैं जिनको ढूंढना बाकी है, जो कि एक ऐसे अंधेरे में है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, जिनमें एबिलिटी नहीं है साइंटिस्ट में वहाँ तक पहुँचने की, उनको पढ़ने की, उनकी खोज करने की। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि देखो अभी भी साइंस डेवलप होना बहुत ज़्यादा बाकी है। किसी चीज़ को जितने माइक्रोस्कोप्स के आने से पहले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आने से पहले लोगों को नहीं पता था कि बैक्टीरिया क्या होता है, लोगों को नहीं पता था कि वायरसेस क्या होते हैं। जितने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उतना छोटी चीज़ों के बारे में ना लोग देख पाते थे, उसको नेकेड आई से तो देखा नहीं जा सकता था, तो लोग उसको पढ़ भी नहीं पाते थे, तो उनके बारे में पता नहीं होता। तो वो भी क्या थे, इग्नोमीनियस डार्कनेस में थे। वो भी एक ऐसे अंधेरे में थे जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है। एक्चुअल लिटरल अंधेरे की बात नहीं हो रही है तो बैक्टीरिया हमारे हाथ में, लेकिन क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक वो दिखा नहीं, लेकिन तो साइंस आया, पहले टेक्नोलॉजी आई, तब वहाँ से उसको ढूंढा गया, तब वहाँ से उसके बारे में पढ़ा गया। उतने सारे, अब एक नहीं कई सारे बैक्टीरिया को पढ़ लिया गया। ठीक है। कितने ही बीमारियाँ डिस्कवर हो गई इसके वजह से। ठीक है। कोरोना ही एक वायरस ही है, तो कैसे पढ़ा गया? उसको टेस्ट किया गया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, इस तरीके का दिखता है, शेप, आकार, सब कुछ देख लिया गया। तो वो एक अंधेरे में था जहाँ जिसको कोई देख नहीं सकता था, होगा तो पहले भी तो देख नहीं सकता होगा, या पहुँच नहीं पाए होंगे हम लोग वहाँ तक। तो वो एक ऐसे अंधेरे में छिपा हुआ था जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। उसी तरीके से अभी भी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो लैंग्वेज हैं, जो कमज़ोर हैं, वो जो स्पीशीज़ कमज़ोर नहीं है, जो साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट कमज़ोर हैं, वो इग्नोमीनियस डार्कनेस में छुपे हुए स्पीशीज़ को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? बहुत एक ऐसा अर्ली क्वेश्चन आया कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, एक सबसे पहले कमीशन बना था, एक कमिटी बनी थी जहाँ पे लोगों ने क्या किया, इंटर आलिया का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप बनाना, और अंदर ही अंदर उन्होंने ऐसा डिस्कशन किया, और उस कमिटी का नाम था ब्रांडेड कमीशन।
ठीक है, एक ऐसा कमीशन बना इकोलॉजी का जहाँ पे लोग साइंस, एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ को लेकर के बातें करते थे। तो उन्होंने अपने में ही कमीशन किया, अपने में ही जब वो डिस्कशन करते थे तो उसमें एक इंडियन थे जिनका नाम था LK झा, उसके एक मेंबर थे, उनका नाम था LK झा। तो वो एक सबसे पहला रिपोर्ट आया था, द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड। उसमें ये सवाल पूछा गया कि क्या हम लोग अपने सक्सेसर को, आने वाली जो पीढ़ी है, सक्सेसर मीन्स आने वाली पीढ़ी जो उत्तराधिकारी होंगे, अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, तो क्या हम लोग उनके लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? रेगिस्तान, इम्पोवरिश लैंडस्केप। अभी क्या रिच लैंडस्केप है, चारों तरफ हरियाली है, पौधे हैं, फर्टाइल लैंड है, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, तो क्या सवाल है उनका? ये सवाल हम लोगों से कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट कि क्या हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये छोड़ करके जाएंगे? एक बीमार धरती, एक बीमार प्लैनेट, है ना, एक इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप, गरीब, जहाँ पे रिचनेस नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगी, और डेजर्ट, रेगिस्तान, जहाँ पेड़ पौधे ही नहीं होंगे चारों तरफ। अभी तो सब है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से, जिस स्पीड में उसको तहस नहस कर रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने सक्सेसर के लिए यही सब छोड़ करके जाने वाले हैं ना? तो ये सवाल हम लोगों से किया गया है। थिंक अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।